हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टर्म से आप बहुत ही फैमिलियर हैं। नया वर्ड है आपके लिए स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है दैट इज नॉट रियल। स्यूडो का मतलब हम एक्सपेक्ट करें कुछ और एक्चुअल में कुछ और हो। मीन्स जो दिखे वो नहीं हो, जो हम एक्सपेक्ट करें वो नहीं हो। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानने के पहले हम टर्म जानेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। सो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कुछ एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? वो डिफरेंट होगा किससे? जो हम एक्सपेक्टेड करेंगे किससे? रेट लॉ से। ऑर्डर कहां से निकालते हैं हम? रेट लॉ एक्सप्रेशन से। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे ये डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन उससे ये डिफर कर जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट कह रहा है कि रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट। तो डिफरेंट कहां से? तो मैंने बोला आपको कि फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि एक एक्सपेरिमेंटल हमें लॉ मिलता है, इक्वेशन मिलती है, उसके पावर्स को ऐड करने से हमें ऑर्डर मिलता है। तो उससे जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू रखेंगे उससे कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से एक नोट लिख लेंगे आप। जनरली जो हमारे स्यूडो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सेकेंड ऑर्डर की तरह दिखते हैं पर वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो लिख लीजिए, जनरली स्यूडो केमिकल रिएक्शन seems to be second order बट जनरली जो हमारे स्यूडोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेकेंड ऑर्डर। बट एक्चुअली होते कैसे हैं? बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो देखिए यहां से क्लियर हो गया, दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। कौन कौन सी चीजें? एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हमारी ऑर्डर एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उससे डिफरेंट वैल्यू आती है। तो एक्सपेक्टेड वन से डिफरेंट आने के कारण इसका नाम स्यूडो होता है। एक्सपेक्ट करेंगे कुछ और वैल्यूज एक्चुअल होगी कुछ और। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सो जनरली जो स्यूडो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमें दिखती है कि ये सेकंड ऑर्डर है बट वो एक्चुअली होती हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा और उस एग्जांपल के बेस पे मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया जाता है? देखिए एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अब कैसा है हाइड्रोलाइसिस? सो एसिड कैटालाइज्ड। सो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का हमने एक एग्जांपल लिया और बोला कि ये रिएक्शन जनरली दिखेंगे सेकंड ऑर्डर बट रियली होंगी ये फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। अब इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि एग्जांपल कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, एक ईस्टर ले लीजिए, CH3 COOH2H5। हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर का एडिशन कर दीजिए। अब देखिए यहां से रिएक्शन क्या बनेगा और
एक चीज और ध्यान रखनी है कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो कैटालिस्ट हमें एसिडिक रखना होगा H+। अब यहां से बनेंगे क्या, तो यहां से बनेंगे CH3COOH, ये हमारा एसिड हो गया, और यहां से बन जाएगा C2H5, ये हमारा अल्कोहल हो गया। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स की इक्वेशंस है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है इसका, दैट इज कॉल्ड एस्टर, ROR, R डिफरेंट है, ROR। हाइड्रोलाइसिस एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+ डाल दिया हमने, इस पार्ट का एसिड बन गया और इस पार्ट का अल्कोहल बन गया। अब अगर ध्यान से देखें इसमें, तो अब इसके जो मोल्स रहते हैं बिल्कुल कम रहते हैं, 0.01 मोल, बट अगर वाटर के मोल्स वहां पे देखी जाए तो 10 मोल रहती है। तो 0.01 मोल के रेफरेंस में 10 मोल बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अब अगर मैं यहां से अपनी रेट इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं तो यहां से रेट इक्वेशन क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। रेट, अगर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा दूं तो k डैश एक टर्म रख देता हूं। अब यहां से रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन लेनी रहती है, रिएक्टेंट्स है मेरा CH3COOH C2H5 और दूसरा रिएक्टेंट है वाटर। ध्यान से देखेंगे, मैंने रेट लिख दिया। रेट किस बेस पे लिखा, रेट लिखा मैंने अपने लॉ ऑफ मास सेक्शन पे। तो हमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस लेने रहते हैं और उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एज ए पावर लेना रहता है, बट यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ले लिया हमने, रेट हमने लिख दिया। अब रेट लिखने के बाद अगर यहां से मैं एक्सपेक्ट करूं कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो ये बहुत क्लियर है कि 1 + 1 एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज 2, seems to be second order, 1 plus reactant, this reactant and 1 from this reactant, 1 + 1 = 2। so expected जो है ऑर्डर हो गई वो 2 हो गई। बट यहाँ पे देखा क्या गया कि इस इक्वेशन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे। इस रिएक्शन का जो रेट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसकी मोल्स बहुत कम है, इसकी मोल्स बहुत ज्यादा। अब अगर ये 0.01 मोल देगा और आउट ऑफ 10.01 मोल निकालेंगे तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई कि पूरे पानी के टैंक में से हमने एक बूंद पानी निकाल लिया तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं। तो यहां से आपको चीज क्लियरली लिखनी होगी कि इट इज सीन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर इज मच मोर, because the amount of water is much more। तो यहां से आप लिख सकते हैं it is seen that rate of reaction is not dependent on concentration of water। why? So because amount of water is in excess, water is taken in excess, water is taken in excess। अब जब वाटर एक्सेस में लिया हुआ हो तो एक्सेस की चीजों को मैं क्या कह सकता हूं कि इतनी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में है कि इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू, इसमें से कुछ निकले ना निकले इसको ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या ले सकते हैं, इट इज टेकन एज कांस्टेंट। तो यहां पे हम एक बस एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर को जो हम क्या कर रहे हैं एक कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, वाटर एक्सेस में है विथ रेस्पेक्ट टू 0.01 मोल, वाटर इज 10 मोल। तो वाटर इतना ज्यादा है कि कुछ भी करे, अगर इतने मोल इसमें से रिएक्ट भी कर जाए तो 10 - 0.01 ऑलमोस्ट 10 ही रहेगा। तो वाटर के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सिंस वाटर इज टेकन इन द एक्सेस। सो वाटर के कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन के रेट डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए जब हम इसमें से कुछ घटाएं या कुछ थोड़ा बढ़ा भी लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वाटर को हम क्या ले सकते हैं एज ए
कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। अब जब मैं वाटर को कांस्टेंट ले लूंगा और ये पहले से कांस्टेंट है, देखिए वाटर को मैं कांस्टेंट ले रहा हूं और पहले से कांस्टेंट मिला हुआ है, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके एक न्यू कांस्टेंट दे देंगे, तो रेट क्या हो जाएगी, देखिए रेट इज इक्वल टू के डैश, अब के में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर सिंस हमने कांस्टेंट ले लिया और कांस्टेंट में भी वाटर को कितना ले लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी देखिए तो ये हमने ले लिया। अब यहां ध्यान से देखिए जो के डैश था एक कांस्टेंट था, वाटर को भी एज ए कांस्टेंट वैल्यू लिया, दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड एक नेक्स्ट कांस्टेंट मिल गया, तो के डैश से अब एक के बन गया। अब यहां से कोई आपसे पूछे कि के क्या है, कोई यहां से आपसे पूछ सकता है के क्या है, बट बिफोर दैट अब यहां से अगर मैं ऑर्डर यहां से मैंने कैलकुलेट किया था तो 1 and 1 1 + 1 2 आया था, एक्सपेक्टेड 1। अब अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ ईस्टर का पावर 1, तो एक्चुअल ऑर्डर 1 हो गया, तो होना तो चाहिए था इसको सेकंड ऑर्डर, पर हो गया फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज pseudo first order reaction, and in note we have clearly say that generally pseudo chemical reactions are seems to be second order but it is first। देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की तरह दिख रहा था 1 + 1 2, बट वाटर इतना एक्सेस में था, वाटर की अमाउंट इतना ज्यादा थी कि वाटर को हमें कांस्टेंट ले लिया एंड दिस कांस्टेंट विद दिस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड वन न्यू कांस्टेंट हमने असाइन कर दिया। बट यहाँ से ऑर्डर क्या रहेगा, तो इस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स के पावर सिर्फ 1 है, सो एक्चुअल ऑर्डर कितना होगा 1। अब यहां से बच गया कि ये के क्या था, तो के आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू के डैश इनटू वाटर के कॉन्सेंट्रेशन, यही था के डैश, सॉरी के, तो के भी क्लियर हो गया। अब जनरली हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को 1 लेते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं वो क्या लेते हैं, तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को जनरली यूनिटी लिया जाता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज जनरली कंसीडर्ड टू बी यूनिटी। अब यहां से एक लास्ट पॉइंट कि हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया, अब जरा मॉलिक्यूलरिटी की भी बात कर लें। अब ऑर्डर तो हमने डिफरेंट कर दिया क्योंकि हमारा जनरल जो रेट लॉ आया था इस इक्वेशन से, इससे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 थी ऑर्डर की, बट हमने यहां से बोला कि वाटर इज इन एक्सेस, सो एक्सेस में से कुछ थोड़ा घटे या थोड़ा बढ़े इसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए इसको हमने कांस्टेंट वैल्यू असाइन किया और जनरली वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को 1 असाइन किया जाता है। तो यहां से दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट वन न्यू कांस्टेंट हमने के असाइन कर दिया और सिर्फ बच गया ईस्टर के पावर 1, so expected order was 2 but the actual one is only 1, so this is called pseudo first order reaction। अब ये k डैश क्या था, सॉरी ये k क्या था, तो k डैश इनटू वाटर, k डैश इनटू वाटर। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात, ऑर्डर तो चेंज हो गई पर मॉलिक्यूलरिटी क्या चेंज होगी, नहीं। मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन मैंने बताया था कि उनके जो रिएक्टेंट्स के मोल्स कोलाइड करेंगे टू प्रोड्यूस ए फॉर्म, तो 1 मोल इसका भी होगा तो 1 मोल इसका भी, 0.01 मोल इसका तो 0.0 मोल इसका भी, तो 1 मोल इसके 1 मोल इसके, तो कितने मोल रिएक्टिंग कोलाइड कर रहे हैं 2, तो मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगा। तो आई गेस आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और इसमें और एग्जांपल देके आपको और अच्छे से समझा दूंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूंगा और आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। तो हमने पढ़ा अबाउट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ब्रीफली मैं बता दूं कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बोला था कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि इसमें जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करते हैं रेट लॉ से, उससे अलग आंसर आता है एक्चुअल वन, यानी एक्सपेक्टेड वन एंड एक्चुअल वन के बीच में डिफरेंस होता है, सो वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। बट जनरली स्यूडो केमिकल रिएक्शंस दिखते हैं सेकंड ऑर्डर के बट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, तो इसलिए ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर में हमने वाटर का एडिशन कराया था, हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटालाइज्ड H+ के प्रेजेंस में कराया था और प्रोडक्ट बने थे एसिड्स एंड अल्कोहल्स।
बट हमारा जो रेट लॉ लिखने का हमने सीखा है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने इक्वेशन लिखा था रेट इक्वल टू के और या के डैश लिया था हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो पहले हमारा ईस्टर का था, फिर वाटर का, फिर वहां से दिख रहा था कि ईस्टर के पावर 1 वाटर के पावर 1, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू दिख रहा था कि ऑर्डर 2 होगी। बट वहां के बाद मैंने बोला था कि वाटर एक्सेस में है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को हम एज ए कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। सो वाटर वाली अमाउंट हट गई थी और सिर्फ बच गया था ईस्टर। अब जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर थे 2 वो एक्चुअल में हो गए थे ऑर्डर 1। तो ये मैंने आपको दिखा दिया था एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाएंगे, तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए। वो एग्जांपल क्या है? वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के इन्वर्जन में बिल्कुल वही कहानी चलेगी जो कहानी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में की थी। एक और एग्जांपल दे दूंगा तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए केन शुगर होता क्या है? C12H22O11, ये क्या है हमारा? केन शुगर। इसमें हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस कैसा करना रहता है? एसिड कैटालाइज। हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर और किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस की जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस हमने कर दिया। देखिए यहां से प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जब हमने केन शुगर में वाटर को डाला हाइड्रोलाइसिस की इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अब बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6 एंड अगेन C6H12O6। ये जो हमारा टर्म है वो ग्लूकोज है और सेम फार्मूला होता है क्या है? फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस नहीं होता है। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, वो हम वहां पे देखेंगे। अभी आप जानेंगे कि ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कार्बन 12, तो 6 कार्बन एंड 6 12, हाइड्रोजन 22 एंड 2 24, 12 एंड 12 24, ऑक्सीजन 11 एंड 1 12, 6 एंड 6 12। सो रिएक्शन तो सही है। अब अगर यहां से मैं रेट लिखने की कोशिश करूं तो रेट क्या लिखेंगे हम? आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। रेट के जगह हम एक कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाया है और कोई एक कांस्टेंट ले सकते हैं। अब रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट्स क्या क्या हमारी? C12H22O11 और वाटर। स्टोइचियोमेट्रिक क्या है? 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से अगर कोई पूछे कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है इस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? 1 + 1 रिएक्टेंट्स के जो कॉन्सेंट्रेशन के पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2। लेकिन यहां से मैंने फिर वही कहानी सुनाई थी आपको, बट के मतलब ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि जो ये वाटर होती है वो एक्सेस में होती है और जब वाटर का एक्सेस अमाउंट है तो कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? हम फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे और वो कांस्टेंट कितना लेते हैं? हम 1 लेते हैं। क्लियर है? अब जब हमने वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को, बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट, सो वाटर के कांस्टेंट एज्यूम कर लिए और वो कांस्टेंट हमने 1 मान लिया, तो रेट, अब नया रेट इक्वेशन क्या होगा? देखिए नया रेट इक्वेशन होगा, अब ये एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर एक न्यू कांस्टेंट, तो के डैश अब के हो गया और रिएक्शन क्या हो जाएगी? सॉरी, इक्वेशन क्या हो जाएगी? C12H22O11। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा था, उसके एक कांस्टेंट लिए थे हमने और वाटर को भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन 1 न्यू कांस्टेंट के, सो के डैश अब के में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहां से अगर कोई एक्चुअल ऑर्डर की बात की जाए, एक्चुअल ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर 2 था, एक्चुअल ऑर्डर अब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, उसकी पावर 1 है, दूसरा रिएक्टेंट जो वाटर है वो खत्म हो गया क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अब एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया? 1। अब एक्चुअल ऑर्डर जब 1 हो गया तो हम कह सकते हैं कि इट इज सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर बट इट इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑर्डर। अदरवाइज रेट इक्वेशन से जो एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट वैल्यू आई, तो दोनों क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को
प्रूफ कर रहे हैं। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, बट दिख कैसे रहा था, सेकेंड ऑर्डर। यहां से लास्ट चीज के डैश क्या होगी या के क्या होगी, तो के क्या होगी आप आराम से गेस कर सकते हैं, वेयर के इज इक्वल टू के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो आई थिंक इसके साथ आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो दिखते हैं सेकेंड बट होते हैं फर्स्ट। अब दिखते क्यों थे सेकेंड, क्योंकि रेट लॉ कहता था कि पावर 1 1 2, बट हुए क्यों फर्स्ट, क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस में रहता है और पूरा पानी के टैंक से, नदी से, मतलब इसके रेफरेंस में ये नदी ही है, बहुत ज्यादा पानी है, तो इससे कुछ भी अमाउंट थोड़ा सा निकल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं और वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं एक नया कांस्टेंट, और जो ऑर्डर 1 1 2 होती थी अब सिर्फ 1 हो जाती है। दैट they proves that they are pseudo first order reaction, और this case nothing but K dash into concentration of water। तो इसके साथ आपका pseudo first order reaction की थ्योरी कंप्लीट होती है। दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, एक हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर दिया था और एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर दिया था। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें कि क्या दिया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट द सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर एट डिफरेंट टाइम गिवन। अब बिल्कुल ऐसा ही एक मैंने एग्जांपल आपको समझाया था जिसमें हमने हाइड्रोलाइसिस किया था ईस्टर का। अब देखिए उनका टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है कि कितने मिनट पे, 0 मिनट पे उनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 30 मिनट पे, 60 मिनट पे, 90 मिनट पे। ये टाइम का है और ये कंसंट्रेशन का है, C मोल पर लीटर। अब कह रहा है कि इन सब ग्राफ को देख के बाद, इन सब टेबुलर फॉर्म को देखने के बाद, सो दैट इट फॉलोज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट इट फॉलोज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नियरली कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी गिवन है। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज एक्सेस में रहेंगी उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, क्योंकि एक्सेस में है, कोई 1 लीटर, एक पूरे पानी के टैंक से 1 बूंद या 1 चम्मच पानी निकाल देने से पानी एक्सेस में, उसका कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेस में क्या है, वाटर है, तो वाटर हमारा हटेगा और फर्स्ट ऑर्डर किसके रेफरेंस में होगा, फर्स्ट ऑर्डर इसके रेफरेंस में होगा। क्लियर है ईस्टर के। अब कह रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए और के की वैल्यू निकाल लीजिए। रेट गिवन है, ये वही रेट है जहां से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे, 1 1 2, एक्सपेक्टेड ऑर्डर 2। अगर हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लें तो दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट के बन जाएगा और न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू ये ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं। आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लें। टेबुलर डाटा मिनट के फॉर्म में है कि इतने मिनट, इतने मिनट, इतने मिनट, इतने मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन ईस्टर का रह रहा है। सारे डेटास गिवन है और आपको सिर्फ प्रूफ कर देना है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के निकाल देना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके रेफरेंस में है ये क्लियर कर लें। वाटर हमारा यहाँ कांस्टेंट है, वाटर हमारा गिवन है, कांस्टेंट है। सो फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं कि द रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर किसके रेफरेंस पे, विथ रेस्पेक्ट टू ईस्टर। द रिएक्शन should be first order with respect to ईस्टर। ईस्टर के रेफरेंस में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होना जरूरी है। कब, जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिए हुए हैं, जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट लिया, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट हो ही गई तो हमारा बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा ईस्टर बच गया। और ईस्टर के रेफरेंस में जो ऑर्डर होगी फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो दिख रहा था 1 + 1 2, बट वाटर हट जाने से हो गया 1। सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको प्रूफ करने के पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले इसके इक्वेशंस को लिख लेंगे और फिर इसके रेट को तो गिवन ही है, इसको देखिए क्या करते हैं। इक्वेशन क्या रहेगा,
इक्वेशन है हमारा स्टडी टाइट्रेटिंग क्या क्या है, इक्वेशन है हमारा ईस्टर का वाटर के साथ, ईस्टर क्या हमारा CH3 COO CH3 और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जब CH3 COO CH3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 COOH और मिथाइल CH3OH, यही तो बनेगा। अब यहां से रेट यही है जो हमारी गिवन है, रेट क्या रहेगी, K डैश CH3 COOH सॉरी वाटर। बट यहां से हम कह सकते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट, अब यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और यहां से K डैश क्या हो जाएगा, K हो जाएगा K डैश इंटू, देखिए K डैश इंटू वाटर इक्वल टू K होगा। क्लियर है इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच K निकालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो रेट तो हमें ऐसे भी गिवन था, देखिए K डैश CH3 COO CH3 वाटर, यहां से सिर्फ हमने एक नया इक्वेशन ले लिया कि K इक्वल टू K डैश इंटू वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा रब कर दूंगा। अब देखिए प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम में प्रोसीड करेंगे, हम एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे यूज करेंगे इसको। तो अभी देखिए मैं किस टाइम इंटरवल पे यूज कर रहा हूँ, 0 से 30 मिनट के लिए। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, KT इक्वल टू 2.303 log R0 by R, ये हमें पता है। अब यहां से हमें क्या है, टाइम गिवन है, हमें K निकाल लेना है, सिर्फ K कैलकुलेट कर लेना है। तो K कैसे निकलेगा, देखिए K 2.303 by T log R0 by R, देखिए कैसे निकलेगा K 2.303, ये ब्रैकेट लिया हमने 0 से 30 मिनट का, तो टाइमिंग कितना हो जाएगा 30 मिनट, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना रहेगा देखिए, और डिवाइडेड बाय फाइनल, तो सारा आपको पता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा टेबल से 0.8500 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.8004। अब काम रह गया आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 1.06, और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, पर बाद में एक ही साथ दोनों कर लेंगे। 2.303 30 मिनट लॉग 1, इन दोनों को आप जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ऑलमोस्ट इक्वल है, 0.8, ये थोड़ा बड़ा है तो 1 से थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो 1.0619। अब इसको और इसको जब है इसको सिंप्लीफाई करके और इसकी लॉग की वैल्यू डालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.0767 और इसकी वैल्यू आती है 0.026 और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो K क्या आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ और देखिए मिनट यहाँ डिनोमिनेटर में था तो पर मिनट। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यही काम हमें करना है, एक बार मैं और समझा दूंगा। क्वेश्चन आपको गिवन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस टाइम के रेफरेंस में दिया हुआ है, इतना नहीं समझे तो हमें यहीं से काम हो जाएगा। इसको देख के बताना है कि हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। कोई भी रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तभी होगा अगर वो ईस्टर के रेफरेंस में हो, क्योंकि वाटर एक्सेस है तो ईस्टर के रेफरेंस में 1 चाहिए, तो ये वाटर एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यूनिटी ले लेंगे, सिर्फ इस पे बचेगा। अब हमने कहा है कि हम किसी टाइम ड्यूरेशन के इस दो ड्यूरेशन के बीच में ले रहे हैं, ये हमारा इनिशियल ये फाइनल 0 से 30। सो 0 से 30 के ब्रैकेट में ये फार्मूला लगाया हमने फर्स्ट ऑर्डर का, तो 30 के लिए टाइम 30 मिनट्स
इनिशियल इसका कितना था और फाइनल कितना था, डिवाइड कर दिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया 1.0619 और इसको सिंप्लीफाई किया 0.0767, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया k इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ मिनट डिनोमिनेटर में था पर मिनट। ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट पर सेकंड पर मिनट ही आती है। तो यहां से हमने k निकाल लिया। अब जगह कम है तो मैं सिर्फ इस वैल्यू को ऊपर कॉपी करूंगा और कैलकुलेशंस को रब कर दूंगा। देखिए तो k की वैल्यू को जो हमने इसके लिए निकाली है हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर में इसका यूज करेंगे और जगह कम होने के कारण मैं इसको रब करूंगा। तो ये जो k की वैल्यू आई है किसके लिए आई है, 0 से 30 मिनट वाले ब्रैकेट के लिए। अब इस k को मैं रब करूंगा और सेकंड स्लॉट हम यूज करेंगे किसी और पेयर के लिए। अब पेयर कौन सा लेंगे हम, 0 से 60, सेकंड पेयर। तो अब पेयर जो लेने वाले हैं सेम फार्मूला को मैं अप्लाई करूंगा, कहां से, 0 से 60 मिनट के लिए, और इसका जो आंसर आएगा उसको मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा। चलिए 0 से 60, तो फार्मूला सारा यही रहेगा, इनिशियल कांस्टेंट 60 के केस में तो यही रह जाएगा, फाइनल चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू अप्लाई कीजिए 0 से 60, टाइम कितना हो गया 60 मिनट, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8500, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.7538। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी अब यहाँ पे देखिए पर मिनट छूटा हुआ है, पर मिनट। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी log 1.1978, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी log 1.1276, इसकी वैल्यू आ गई log 1.1276, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है 0.0383, 0.0383, और log की वैल्यू को जब सिंपल देखेंगे टेबल से 1.1276 पे कितना आ रहा है, तो ये आती है 0.0521। ये सब सिंप्लीफाई आप खुद से करते जाएंगे और फाइनली जब जाके देखेंगे तो वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी जो पहले आई थी, 2.0 इंटू 10⁻³ 2.0 इंटू 10⁻³ पर मिनट। चीजों को फिर ध्यान से समझेंगे। पहली बार मैंने क्या लिया था, सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट्स के बारे में लिए थे, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था। अब नेक्स्ट वन 0 से 60 मिनट का ब्रैकेट लिया तो भी यही इनिशियल एंड ये फाइनल। सो 0 से 60 मिनट में टाइम 60 हो गया, इनिशियल वही रह गया, फाइनल चेंज होके ये आ गया नेक्स्ट वाला 7538। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया सिर्फ सिंपल डिवीजन तो ये आ गया 1.1276, और जब इनको डिवाइड किया तो यह 0.0383, और इनके लॉग की वैल्यू आ गई 0.0521। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.0 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ गई, देखिए k इज इक्वल टू 0.0 इंटू 10⁻³ पर मिनट, यहाँ भी पर मिनट ही है। क्लियर है। अब यही काम तीसरे ब्रैकेट के लिए करके देख लेंगे, तो मैं इसको बस नीचे का सेक्शन को रब करूंगा और बाकी सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि बार बार वही चीज हो रही है, सिंप्लीफिकेशन आपको भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कौन सा ब्रैकेट ले रहा हूं। अब मैं जो ब्रैकेट ले रहा हूं तीसरा ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट। दिस वन इज द इनिशियल एंड दिस वन इज द फाइनल। तो टाइम जोन कहां पे जाएगा, 0 से जो 60 था अब कहां चले जाएगा, 0 से 90 मिनट पे। तो k की वैल्यू रख लीजिए, सॉरी k की निकालनी है 2.303, 0 से 90, सो डिफरेंस है 90 मिनट। लॉग इनिशियल वैल्यू फिर से वही है 0.08500, फाइनल वैल्यू चेंज होकर हो गई 0.7096, k इक्वल टू 2.303 by 90 मिनट।
लॉग की वैल्यू जब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8500 एंड 0.7096 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.1978 आएगा, 1.1978 वैल्यू आएगी। इन दोनों को जब आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.025 के की वैल्यू, और मल्टीप्लाई करना होगा इसकी वैल्यू से और ये आएगी 0.078, और जब दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर से वैल्यू नियरली 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट, किसके लिए 90 के लिए। तो इसको भी कॉपी करूंगा 0 से 90 मिनट, के की वैल्यू कितनी है कॉपी कर दूंगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देंगे क्योंकि इसकी सारी जो वैल्यूज आई थी हमने उसको कंक्लूड कर लिया है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला है हमें। हमने जब इस ब्रैकेट को लिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के केस में हमने के निकाला। फर्स्ट के भी 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट, सेकेंड के भी 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट एंड थर्ड इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट। तो जब ये वैल्यूज बार बार सेम आ रही है इसका क्या मतलब है। और मैंने यहाँ से एक चीज और बता दी थी कि जब ये वाले रेट लॉ को हम लिख रहे थे तो हमने इसको ऐसे लिखा था, जगह कम होने के कारण मैंने इसको डिलीट कर दिया था। अब वाटर कांस्टेंट था, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बन गए थे के, और ये के क्या होता था के डैश इंटू वाटर। अब जरा ध्यान से देखिए, जो वैल्यूज मैंने निकाली है के की, यही तो वैल्यू है के की वैल्यू निकाली मैंने। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि के डैश H2O कांस्टेंट है। क्यों, देखिए 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 तीनों केस में सिमिलर वैल्यू आ रही है। तो के इज नथिंग बट के डैश इंटू H2O यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अब ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। So it is seen that it is constant and equal. It is seen that this value is constant and equal. और वो किसके बराबर है, इक्वल किसके बराबर 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मीटर। Hence it is pseudo first order reaction. ये जो वैल्यू है सबके लिए कांस्टेंट है और इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट है। Hence हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट इज pseudo first order reaction है। Hence it is pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो हमने के निकाला है इस इक्वेशन से क्या आएगी, के डैश इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। सो चाहे के बोले या के डैश इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ये कांस्टेंट कब केस में वाटर की आती थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, और वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। वाटर कांस्टेंट हो गया और सारा कॉन्सेंट्रेशन हमने जो निकाला वो इक्वल हो गया, इसलिए दिस इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस इक्वेशन को ये फॉलो करेगा। अब इसी इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। के डैश इंटू वाटर इक्वल टू के। अगर के डैश मुझे निकालना है तो के बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कर लेंगे। के डैश मुझे निकालना है तो के बाई, इसी को एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस किया तो के डैश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। के डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, के डैश निकालना है, देखें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। के डैश निकालना है तो के बाई वाटर के कॉन्सेंट्रेशन, के हमने खुद से निकाल के रखा हुआ है 1000 बार 3 बार, 2.0 इंटू 10 टू, अच्छे से लिख लीजिए 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मिनट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देखें यहाँ गिवन है, कांस्टेंट है 55 मोल पर लीटर, 55 मोल पर लीटर। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.64 इंटू 10 टू द पावर -5, 3.64 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ देखिए मोल जो था ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पर मोल, डिनोमिनेटर में मोल है तो ऊपर जाएगा तो पर मोल, लीटर था यहाँ पे माइनस में तो ऊपर जाकर नॉर्मल हो जाएगा, और ऊपर तो मिनट पहले से ही माइनस में है, यही इसकी यूनिट हो जाएगी के डैश की।
तो ध्यान से समझ लेंगे फिर से एक बार। पूरा इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन टिका हुआ इस टेबल पे। इस टेबल में हमें प्रूफ करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्यूडो। हमें के डैश निकालना है और हमें प्रूफ करना है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट में हम प्रूफ कर देंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड पार्ट में के डैश निकाल लेंगे। अब ये रिएक्शन है तो रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, इस के डैश और वाटर को मिलकर एक न्यू कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर है फर्स्ट ऑर्डर और ये हमारा कांस्टेंट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब हमने यहां से क्या किया, 3 बार हमने अपना फार्मूला लगा के, एक बार इस ब्रैकेट के लिए, एक बार इस पेयर के लिए, एक बार इस पेयर के लिए, तीनों के लिए के निकाला और तीनों बार ओके क्या आएगा, इक्वल एंड कांस्टेंट आया या कांस्टेंट एंड इक्वल आया। इससे प्रूफ हो गया कि ये रिएक्शन हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर एंड वाटर वहां पे क्या है, एक्सेस में है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट गिवन है। तो ये वाले फार्मूला को मैंने सिर्फ उल्टा करके लिखा। के डैश निकालना है तो के बाई वाटर, के हमें 3 बार मिल चुका है, लिख लेंगे। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से 55 पर मोल, सिंप्लीफाई करूंगा तो 3.65 इंटू 10⁻⁵, नीचे मोल है तो ऊपर पर मोल, नीचे पर लीटर है तो ऊपर लीटर, ऊपर मिनट माइनस है तो इसकी यूनिट रह जाएगी। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ लेंगे, खुद से तीनों के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से खत्म हो जाएगा। पर हम अभी कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसके लिए मैं पहले इसको रब करता हूं। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड समरी देखेंगे हम, जिससे हमारा अब तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हम देखेंगे 1 बाय 1 कब, एक बार जीरो ऑर्डर के लिए, एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक बार सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ देख लेंगे हम जीरो ऑर्डर के लिए, फिर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ सेकंड ऑर्डर के लिए। तो इसको टेबुलर कॉलम बना लेंगे। सेकंड तो नीचे पूरा है। चलिए तो फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या देखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ, तो डिफरेंशियल रेट लॉ आपको याद होगा, इंस्टेंटेनियस रेट से हमने लिया था माइनस dr बाई dt। और जब जीरो ऑर्डर के लिए लेते थे तो क्या लिखते थे, याद कीजिए, k इंटू आर के पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए माइनस dr बाई dt, k इंटू आर के पावर 1 माइनस dr बाई dt, k इंटू आर के पावर 2। अब r टू द पावर 0, तो इसको लिखें या ना लिखें, एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ। अब देखेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो आपको याद होगा हमने इन सब के लिए पूरी तरह से डेराइव किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। KT इजिकल टू R0 माइनस R, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज भी हमने इस पे क्वेश्चन किया है, KT इजिकल टू ln R0 बाई R। इसी ln की जगह अगर लॉग करना रहता था तो हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते थे और वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता था। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, KT इजिकल टू 1 बाई R माइनस 1 बाई R0। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया डिफरेंशियल रेट लॉ, इंस्टेंटेनियस के r टू द पावर 0 क्योंकि 0, फिर ऑर्डर 1, फिर ऑर्डर 2, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया KT R0 माइनस R फॉर जीरो ऑर्डर, ln R0 बाई R सेकंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, एंड KT 1 बाई R बाई माइनस 1 बाई R0 सेकंड ऑर्डर के लिए। अब T हाफ देखेंगे। T हाफ हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि क्या क्या होता है, तो अब जाके देखेंगे तो R0 बाई
2k होता है जीरो ऑर्डर के लिए, R0/2k। इसके लिए आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। 0.693/k। और फॉर द सेकेंड ऑर्डर अगर टी हाफ देखें तो होगा 1/k इंटू R0। तो ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब इनके बेस पे हम कुछ ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। तो अब ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले हम R एंड R0 के बीच में ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। अब R क्या है हमारा, रेट है। R0 क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन है। तो तीनों के लिए पहले इस पे R ले लीजिए, इस पे R0 ले लीजिए, इस पे R ले लीजिए, इस पे R0। तो हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया है R एंड R0 का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां चले रेट के केस में, तो यहां देखिए इसकी R क्या है, 0 है, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता है। याद कीजिए मैंने यहां से इसको रब किया था R⁴ और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो यहाँ पे R0 लेंगे, दूसरे वाले पे इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे R1 होगा और दूसरे वाले पे क्या होगा, R0 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? मैं साफ साफ लिख देता हूं, R0 का स्क्वायर। अब ग्राफ कैसे होगा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये R0 पे डिपेंड ही नहीं करता, ये R0 R के पावर 0 है, तो 0 का मतलब 1, और जब किसी चीज को डिपेंड ही नहीं करेगा तो उसे इंडिपेंडेंट ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है? दूसरे वाले में जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। इसमें भी R स्क्वायर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ग्राफ लेंगे हम टी हाफ एंड R0 के बीच में। टी हाफ और R0 के बीच में ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान देंगे। टी हाफ वाले सेक्शन पे जाइए, R0, इसमें R0 गायब है, इसमें 1/R0 है। अब देखिए ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा। अब ये ग्राफ देखिए जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ में R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टी हाफ में जब ये R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ यही होगी। दूसरे केस में देखिए R0 का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ग्राफ होगा। और तीसरे केस में देखिए 1/R0 के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। क्लियर है? तो इन सारे ग्राफिकल अप्रोच को अगर आप ढंग से समझ लें तो आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के करा दूंगा और दिखा दूंगा कि क्या क्या फायदा मिल रहा है। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, यहाँ R0 की पावर 0 होती है और 0 होने के कारण जब मैंने रेट का इक्वेशन लिया है तो इसको कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट बनाया। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली। इसमें आप टी हाफ में जब आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन 1/R0 है उसके डायरेक्टली। अब इन सारे इक्वेशंस को देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इस सेक्शन को रब नहीं करूंगा, आप याद रखेंगे 0 पर फर्स्ट पर सेकंड है, इधर करा दूंगा ताकि इन ग्राफिकल अप्रोच को मैं दिखाऊं कि प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लेंगे। इस सेक्शन को मैंने रब नहीं किया क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल इधर है, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O into N2 and O2, N2O डिकम्पोज करके N2 and O2 दे रहा है। द हाफ लाइफ पीरियड वाज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जब इसका हाफ लाइफ का रिएक्शन की बात हो रही है, देखिए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के ग्राफ को आप कंसीडर करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल के। तो इनवर्सली कहां पे है, R0 1/R0 इनवर्सली किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन N2O का हो रहा है, N2 and O2 मिल रहा है, हाफ लाइफ पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल।
सो हाफ लाइफ के ग्राफ को कंसीडर किया और ये डायरेक्टली ये 1/, तो इनवर्सली तो यही हो रहा है, तो इसलिए ये किसके है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए था, तो आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर। तो कितना मजा आया, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को रब करूंगा और कुछ और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो पहले इसको आप पढ़ लेंगे। द रेट लॉ फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन गिवन है 2a + b gives us 2c इज गिवन बाय 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इन जनरली हमने जब मैकेनिज्म आपको पढ़ाया हुआ था, तो जब मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शंस होती थी, जिसमें मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिया था, तो उसमें क्या होता था कि ये चेंज कर जाती थी लॉ ऑफ मास एक्शन से। उसमें क्या होता था कि जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता था हम सिर्फ उसको कंसीडर करते थे और उसके बेस पे रिएक्शन के रेट निकालते थे। बट यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस रिएक्टेंट को कंसीडर करेंगे तो देखिए कहाँ पे रेट रिएक्टेंट के डायरेक्टली सारी जगह ए एंड बी पे ही है, सारी जगह ए पे। पर ए का कोफिशिएंट कितना चाहिए हमें 2 और बी का कितना चाहिए 1। यहाँ ए का 1 हो गया तो ये नहीं होगा। ए का कोफिशिएंट 2 का 1, सॉरी बी का 1 तो ये होगा। यहाँ देख लीजिए 1 1 गलत है, मुझे 2 1 चाहिए, 2 0 ये भी गलत है। तो बहुत क्लियर हो गया। देखिए इन कोफिशिएंट से मैं क्लियर कर सकता हूँ, यहाँ 1 है तो ए पे पावर 2 एंड बी के पावर 1, तो यही हमारा आंसर हो गया बी। तो बहुत आसान है, मैं इसको रब करूंगा और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो पढ़ लीजिए एक बार। Which of the following rate laws has an overall order हमें चाहिए 0.5 for the reaction given है a + b + c gives us product। अब हमें ओवरऑल 0.5 चाहिए। यहाँ पे ऐड कीजिए कितना होगा 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ तो 3 हो जाएगा। यहाँ 0.5 0.5 0.5 3 बार ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 + 0.5 + 0.5 तो कितना हो जाएगा 1.5। हमें कितना चाहिए 0.5। यहाँ ऐड कीजिए 0.5 सॉरी 1.5 - 1 + 0 ये हो गया 0.5, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ ऐड कीजिए 1 + 0 + 0.5 ये नहीं होगा, 1 + 0 + 0.5 ये हो जाएगा 1.5। तो हमें कितना लाना था 0.5, हमें आया कौन सा 0.5। देखिए 1.5 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 जुटेगा, तो 1.5 - 1 + 0 तो ओवरऑल 0.5 आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ढूंढना था हमें 0.5। तो हम इसको रब करेंगे और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ऑर्डर्स ऐड करके देख लेना है कहाँ 0.5 आ रहा है। तो मैं इसको रब करूंगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो इसके एक बार आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। तो 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में हुआ था। व्हेन वाज द 50% कंप्लीटेड। अब ध्यान देखिए, अगर ये हमारी टोटल वैल्यू है, ये इसका हाफ है और इनके भी हाफ ये है, तो अगर ये टोटल हमारा 100 है तो ये हाफ उसका कितना होगा 50 होगा, और उसका हाफ लगेगा तो ये कितना होगा 75, और बचा हुआ 25। अब कह रहा है कि जब 75 कंप्लीट किया था तो हमारा टाइम लगा था कितना 32 मिनट्स। इसके लिए टाइम कितना लगा था 32। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट हाफ पूरे का हाफ और बचे हुए का हाफ, ध्यान से समझेंगे। पूरे का हाफ 50, अब बचे हुए 50 का हाफ ये वो होता है 75। तो पूरे का हाफ 50, रिमेनिंग का हाफ 25, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 75। तो पहला हाफ होने में जितना टाइम लगेगा, रिमेनिंग का हाफ होने में भी उतना ही टी हाफ। ध्यान से समझेंगे, जब ये कंप्लीट है तो इसका यहां से मैंने हाफ किया तो 50% हो गया, तो टी हाफ एक लग गया। अब बचे हुए का भी टी हाफ, तो इधर जितना होगा उतना ही ये होगा। फर्स्ट वन वाले का ये टी हाफ और सेकेंड वाले का जब आधा किया बचे का तो इसका टी हाफ, तो दोनों में इक्वल टाइम लगेंगे। तो 32 मिनट था यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो आधे पे आया हुआ कितने पे, इधर 16 और इधर 16, 16 32। चीजों को कंफ्यूजन है तो एक बार और मैं अच्छे से बता दूंगा, ध्यान से देखें। ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसका हाफ होने में कितना लगेगा उतना ही बचे हुए का हाफ होने में लगेगा, और टोटल 32 था
तो इधर 16 इधर 16, तो 50% पे पहुंचा 16 में, 70% पे पहुंचा नेक्स्ट 16 में, दैट इज टोटल 32। तो आंसर हो गया हमारा 16 मिनट। तो मैं इसको रफ करूंगा और मूव करेंगे नेक्स्ट। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 40 मिनट्स इफ टी हाफ इज 20 मिनट्स। तो टी हाफ कितना है 20 मिनट। तो ये देखिए टोटल रिएक्शन अगर इतना है तो इसका हाफ कंप्लीट किया कितने देर में 20 मिनट में। तो जो कंप्लीट किया वो कितना रहा टोटल का हाफ। अब बचे वाले का भी हाफ अगर कंप्लीट करेगा तो फिर हाफ के लिए उतना ही लगेगा, बचे हुए वाले का हाफ। अब 1/2 का हाफ कितना 1/4 और उसको भी लग जाएंगे 20 मिनट्स। तो देखिए 40 मिनट्स, टी हाफ था 20, बचे का हाफ एक और 20, इधर हाफ था और हाफ का हाफ 1/4, दोनों को ऐड कर लीजिए और देखिए कितने आएंगे। एलसीएम 4, 2 + 1 3/4। सो 3/4 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 1 - 3/4 और देखिए इसका एलसीएम 4 - 3 1/4। तो बचा कितना 1/4। तो जो फ्रैक्शन बचा हमारा 1/4। एक बार और देख लीजिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 40 मिनट्स। तो हर 20 मिनट पे आधा हो रहा है, तो पहले 20 मिनट पे 1/2 खत्म, अब बचा ही हुआ 1/2, उस 1/2 का आधा खत्म नेक्स्ट 20 मिनट में, तो 1/4, दोनों को ऐड किया 3/4, तो बचा हुआ पोर्शन 1 - 3/4 दैट इज 1/4। तो आई थिंक इसके साथ आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया विथ न्यूमेरिकल्स। थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो मैंने ग्राफिकल अप्रोचेस, सबका समरी, उस पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए ताकि आपका आइडिया थोड़ा और बेटर हो जाए। तो हर वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप भी बिल्कुल मेहनत से पढ़िए। कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए। कोई भी लेक्चर देखने के पहले उसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर कंटिन्यू में देखिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी बीच के लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी। तो आप अच्छे से देखते रहिए, कोई डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन